Hello everyone. So today we will concentrate a very important topic and it is a bit longer than other sessions. So be attentive and concentrated. It will definitely help in numerical, in derivation and for clearing the upcoming topics or concepts. So topic name is dielectric. Topic name is dielectric. Dielectric. In easy language we can say it is a insulator. Insulator. We know the property of insulator. Insulator is a substance which does not, you can say that, allow to pass the electricity. Everyone knows that. But why it is happening so? Why insulator does not allow to pass current? What is the reason? Reason behind it that the tightly bound electrons in outer orbit. You can say that the electrons remains tightly bound along the nucleus, hence it is not allowed the electricity, or in other words it don't have the free charges. Okay, तो फ्री चार्जेस नहीं होते तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा पाता. सो इस वजह से ये अब जो है इंसुलेटर की कैटेगरी में हम इसको पढ़ेंगे. लेकिन हम इसको यहाँ यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ये है वो इंसुलेटर. देखेंगे इस डायग्राम में तो ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं दोनों, जिसको हम प्लेट 1 और प्लेट 2 कहते हैं, जो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं हमारी, जिसको हम प्लेट 1 और प्लेट 2 कहते हैं, तो इनके यहाँ पर देखेंगे ये प्लेट 1 है हमारी, प्लेट 1, और ये प्लेट 2 है. इसके बीच में ये जो ग्रे कलर का है, ये वाला जो है, ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक है. क्या है ये डाइलेक्ट्रिक है बेसिकली. तो ये सारा का सारा जो है इसमें ये डाइलेक्ट्रिक है. तो डाइलेक्ट्रिक कहाँ है? यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड है. तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है? ये एक इंसुलेटर होता है. तो इंसुलेटर तो होता है, चलो ठीक है, लेकिन अब ये ऐसा करता क्यों है? तो मैंने आपको बताया कि इसके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं, या बोले तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. कौन नहीं होते? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कराने में मदद करे. तो अब हम इसको यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखिए होता क्या है, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को या इंसुलेटर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कराते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है? देखो इधर इस तरफ से जो जा रहा है वो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, और इस तरफ से जो निकल कर आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज निकल कर आ रहा है यहाँ से, इस बैटरी की वजह से. तो इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है कैपेसिटर में. तो कैपेसिटर में एक तरफ पॉजिटिव रहता है और एक तरफ रहता है हमारा नेगेटिव. तो नेगेटिव जिस तरफ रहता है, नेगेटिव वाली प्लेट और पॉजिटिव वाली प्लेट, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री नहीं होते, इसमें फ्री अवेलेबल तो होते ही नहीं है इसमें, लेकिन जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट में होते हैं, वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं. क्या कर देते हैं? डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्यों होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं यानी कि वो जिस पाथ पर ट्रैवल कर रहे होते हैं या जिस जगह वो होते हैं, उससे वो थोड़ा सा अपनी जगह से हट जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं. तो डिस्प्लेस हो जाने की वजह से भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ा सा हटेगा तो उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इस वजह से क्या होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो थोड़ा 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 डिस्प्लेसमेंट होता है, वो नेट इफ़ेक्ट जो उसका आता है, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन का थोड़ा थोड़ा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो नेट इलेक्ट्रॉन जो आता है वो थोड़ा थोड़ा माइक्रो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से या डिस्प्लेसमेंट चेंजेस या डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से थोड़ा सा राइज कर देता है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में. किसकी? इंसुलेटर की. तो जो अब तक इंसुलेटर हुआ करता था, ये जो इंसुलेटर हुआ करता था, इसके अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी चालू कर देगा. ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी चालू कर देगा. बट ये थोड़ी सी जो प्रॉपर्टीज़ आ गई, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ आ जाने के कारण क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ आ जाने के कारण ये जो है हमारा जो प्रॉपर्टीज़ आ जाने के कारण क्या होता है कि ये जो है थोड़ा सा हमारा बिहेव करने लगता है, क्या सपोर्ट करने लगता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के बीच में जो बना, ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में जो बना, उसको ये फ्लो कराने में मदद करता है, यानी एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाता है. तो देखेंगे ज़रा एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली डायग्राम में क्या होता है. ये नोट्स हैं. तो ये हमारी प्लेट्स हैं बेसिकली.
तो ये डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में लगा हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक कहाँ है, इसके बीच में लगा हुआ है, तो प्लेट्स के बीच में हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके रखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कहाँ है, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर लगा हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक मेटल प्लेट्स के बीच में होता है। तो ये मेटल प्लेट्स हैं और मेटल प्लेट्स यहाँ पर अगर हम इसको मान के चलेंगे भाई ये मेटल प्लेट है तो इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक इस कैपेसिटर में ऐसा लगा होता है, जिससे अब प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है इसका। तो इसके बेनिफिट के बारे में हमें माइकल फैराडे ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। तो पहली बात तो यही थी कि भाई सबसे पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आता था कि डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से डाइलेक्ट्रिक की बेनिफिट्स हमारे क्या थे। तो फर्स्ट तो बेनिफिट यही था हमारा कि डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से जो कैपेसिटेंस था वो इंक्रीज़ हो जाता था। तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस कैसे होगा अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड इसका क्या था, सेकंड बेनिफिट इसका क्या था कि ये किसके बीच में आता था, दो कंडक्टर प्लेट्स के बीच में आता था, दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में आता था। तो प्लेट्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर, ये आपको दिख ही रही होंगी यहाँ पर, ये प्लेट्स हम पीछे ऊपर भी यूज़ कर रहे थे। तो इन कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता था। ये क्या करता था, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था जिससे कि वो प्लेट्स आपस में टच ना हो जाएं। तो ये क्या करता है, एक मैकेनिकल मीन प्रोवाइड करता है किसमें, प्लेट्स के बीच में। तो ये मैकेनिकल मीन्स प्रोवाइड कर, जिससे क्या होता था कि इस मैकेनिकल मीन की वजह से जो स्मॉल डी डिस्टेंस होती है, जो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस हम लेकर चलते हैं, ये जो दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है यहाँ की, जिसको हम स्मॉल डी लेकर चलते हैं, ये बहुत छोटी हो जाती है। छोटी हो जाने से हमारा बेनिफिट ये होता है कि ये डिनोमिनेटर में रहती है और इसकी वैल्यू कम हो जाने से हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो मैकेनिकल मीन प्रोवाइड कराने का मतलब एक तरीके से ये भी है कि हम डी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कैपेसिटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो एक तो हमारा ये बेनिफिट ये देता था। दूसरा बेनिफिट ये और देता है, वो बेनिफिट ये है कि ये जो है हमें एक इनके बीच में आ जाने की वजह से हमें एक तीसरा जो बेनिफिट ये देगा, डाइलेक्ट्रिक जो हमें तीसरा बेनिफिट देगा वो ये देगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी सी, हम पॉइंट थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द लिमिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होता है जिसे हम V कहते हैं, वो उसकी जो लिमिट्स हैं वो इंक्रीज़ कर देता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो कैपेसिटर होता है उसकी लिमिट्स को ये इंक्रीज़ कर देता है। तो कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ये मत सोचना कि यहाँ पर एक तरीके से V बढ़ रहा है, बट ये उसकी लिमिट को इंक्रीज़ कर देता है। कैसे, ज़रा देखते हैं, पहले इस बात को समझ लेते हैं, थर्ड पॉइंट को, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, ये अगर हम मान लें कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर ये वाली जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये वाली जो प्लेट है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब इस पर आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, देखेंगे ज़रा, और इस पर इधर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज बहुत सारा, मैंने तो सिर्फ 2 लेयर बनाई है। अब होगा क्या, इस प्लेट के बीच में यहाँ पर कौन आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा। यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक की स्लैब आ जाएगी। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक की स्लैब आएगी तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक की स्लैब के ऊपर भी चार्ज आएगा ड्यू टू द इंडक्शन। उसके सरफेस पर कंडक्टर नहीं है बट चार्ज आ जाएगा। क्या, जैसे अभी हमने भी डिस्कस करा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक वाली ऑक्यूपाई कर लेता है। तो पॉजिटिव इधर है तो यहाँ पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ आएगा इसमें पॉजिटिव चार्ज जो कि इसके नज़दीक रहेगा, नेगेटिव वाले के नज़दीक। तो जो ये प्लेट 2 है और जो प्लेट 1 है इसके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक आ जाता है। कौन आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक आ जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक आने से एक तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि हम इनको नज़दीक लगा सकते हैं जिससे कि आपस में शॉर्ट ना हो जाएं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये तो मैकेनिकल सपोर्ट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक, अभी जो हम दूसरा क्या तीसरा डिस्कस कर रहे हैं, पहले इंक्रीज़ कर देता है हमारी ये लिमिट्स को। कैसे इंक्रीज़ कर देता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इसके नज़दीक यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस वाले नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देता है, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये जो नज़दीक वाला जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट हो गए, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक स्पेस बन जाता है, इस जगह पर एक स्पेस बन जाता है।
स्पेस बन जाने की वजह से यहाँ पर और चार्ज आने की जगह बन जाती है। क्या बन जाती है? और चार्ज आने की जगह बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो स्पेस आया है, ये तो पुराना चार्ज, यहाँ पर जो स्पेस आया है इसमें नया चार्ज आ सकता है। कौन आ सकता है? नया चार्ज, पॉजिटिव नया चार्ज। किधर से आएगा? इस तरफ से फ्लो करके आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाता है, यानी कि कैपेसिटर और चार्ज अपने अंदर स्टोर करना चालू कर देता है। तो यही तो हम बात कहते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो जब अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर और आना चालू हो जाएगा, योर यानी कि बोले तो इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा कैपेसिटर, तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज और आ जाता है। तो यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? हमने बीच में जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगाई यहाँ पर, तो डाइलेक्ट्रिक प्लेट पर भी खुद अपना चार्ज आ गया, जिसकी वजह से ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स थी इन पर जो चार्ज था वो क्या हो गया? वो डिक्रीज़ हो गया, या उसने कहीं उसको कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने से स्पेस बना, और स्पेस बनने से यहाँ पर और चार्ज आ गया, यानी कि मोर चार्ज आ गया। तो चार्ज मोर आएगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। दैट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज कम्स इन द विद द हेल्प ऑफ यू कैन से द डाइलेक्ट्रिक। इस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। तो आप देखेंगे इसमें कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अब इस वजह से अभी मैंने पहला पॉइंट तो ये बोला था आपको कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो जब इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ बढ़ती हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है इसमें। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक कई तरीके से हमारी हेल्प करता है इसमें। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस, इट इज सब्सटेंस विच what it do, which does not allow, राइट कर लेना इसको अपने उसमें नोट्स में, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इसके अक्रॉस चार्ज तो फ्लो नहीं कर सकता, टू पास थ्रू इट, तो चार्ज तो पास नहीं करेगा, बट what it can do, it can transmit, it can transmit influence through it। इन्फ्लुएंस से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फ्लुएंस थ्रू इट। ओके, सो ऐसे सब्सटेंस को हम, ये हमारी क्या होगी? डेफिनेशन होगी किसकी? डाइलेक्ट्रिक की। तो ये सारी की सारी हमारी डेफिनेशन होगी डाइलेक्ट्रिक की। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें, ये जो डायग्राम अभी आपको दिख रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला, तो इसमें जो येलो कलर के प्लस माइनस दिख रहे हैं बीच में, ये जो गोल गोल सर्किल से आपको आ रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये अलाइन हो गए। ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है कितने टाइप का होता है। तो डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स पर बात करते हैं। तो पहला टाइप जो होता है डाइलेक्ट्रिक का वो होता है नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो फर्स्ट टाइप होता है नॉन पोलर। सेकंड टाइप होता है पोलर। है तो ये इंसुलेटर ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इंसुलेटर ही है, तो है तो इंसुलेटर ही, बट इनमें भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं नॉन पोलर, एक होते हैं पोलर। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स को लेके चलें पोलर नॉन पोलर के, तो जो पोलर का एग्जाम्पल होगा, आप जानते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से, जो पोलर का एग्जाम्पल होगा वो होगा बेसिकली ऑक्सीजन ले लीजिए या O2 ले लीजिए, ये दोनों इंसुलेटर होते हैं और ये नॉन पोलर के एग्जाम्पल होते हैं। और अगर हम पोलर की बात करें तो पोलर में हमारा एग्जाम्पल होगा HCl हो सकता है और H2O हो सकता है। ये हमारे और भी हो सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, CO2 वगैरह। तो ये जो है हमारे नॉन पोलर के एग्जाम्पल हो जाते हैं, पोलर है नॉन पोलर के। तो हम डिस्कस करेंगे कि पोलर नॉन पोलर होता क्या है। समझते हैं ज़रा डायग्राम। तो O2 को अगर देखोगे आप और H2 को अगर आप देखोगे, तो O2 H2 को अगर आप इनके उसको देखोगे तो इनका जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट उसमें। ठीक है ना? उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है, या इनके जो बेसिकली जो इनके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं वो कैसे होते हैं। तो नॉन पोलर के जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ही ये
इनको यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक को, मान लीजिए ये कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, और जैसे ही हम इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अभी तो ये क्या है, अभी तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है हमारा 0 है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ले जाकर रखता हूँ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट 0 है, तो इनकी जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ये मानकर चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये लेकर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऐसे जा रहा है, तो इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो है इनका जो बिहेवियर है, ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने अभी लिए हैं ये वाले, इनका जो देखो ज़रा किस तरीके से सर्कुलर फॉर्म से कैप्सूल फॉर्म में उसके साथ अलाइन हो जाते हैं, तो ये अलाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये इस तरीके से अलाइन हो गए यहाँ पर। तो अलाइन होने के बाद क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जितने भी थे वो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो जिधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाले चार्ज नेगेटिव की तरफ अलाइन हो रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव वाले चार्ज पॉजिटिव की तरफ अलाइन हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका बिहेवियर, तो डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे इसको, आखिर ये करता कैसे है काम, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये तो रहे हमारे टाइप्स कि भाई हमारे टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे टाइप्स होते हैं एक तरीके से, ये बनाने की कोशिश करी गई है यहाँ पर पोलर नॉन पोलर की फॉर्म में, देखेंगे ज़रा किस तरीके से। तो पोलर की फॉर्म में देखेंगे आप और नॉन पोलर की फॉर्म में तो डिफरेंस पाएंगे आप। तो देखेंगे आप कि हाइड्रोजन जो है उसका कोई सेंटर नहीं है, मतलब वो किसी के एक्सिस के अलोंग नहीं घूम रहा है, या उसका बोले तो डाइपोल मोमेंट जो है, जिसको हम बेसिकली बहुत एक्यूरेटली अगर हम बोलें तो इनका जो बेसिकली है, जो इनका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पर का, डिफरेंट मॉलिक्यूल का डिफरेंट होता है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल ना होने के कारण ये अपने आप को अलाइन नहीं कर पाए, मतलब प्रॉपरली उस समय अलाइन नहीं कर पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ही इन्होंने प्रॉपरली अलाइन करा। तो इनमें एक तरीके से इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता नहीं है, एक तरीके से तब होता है तो वो नहीं काम कर, क्योंकि इनका सेंटर नहीं होता है। अगर हम कंपैरिजन करें HCl की या H2O की, तो H को आप देखेंगे तो H के साथ O ऐसे आ रहा है, तो इसका सेंटर हो जाता है। तो डाइपोल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, उसके साथ वो अलाइन होता है, तो उनके बीच में डिस्टेंस होती है। तो यहाँ डिस्टेंस तो है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है, इस वजह से एक डाइपोल ये बन गया और एक डाइपोल ये बन गया। तो इन दोनों डाइपोल का क्या होता है कि एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रैंडमली घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं तो डाइपोल अलाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, किसमें, पोलर में भी, और इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है। तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है, और ये क्या हो जाते हैं, अपने आप को क्या कर लेते हैं, ये पोलराइज्ड कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को हम पोलराइजेशन भी कहते हैं। पोलराइजेशन दोनों में होता है, पोलर में भी होगा नॉन पोलर में भी होगा। जो डिफरेंस आता है सिर्फ और सिर्फ डाइपोल मोमेंट का आता है। तो डाइपोल मोमेंट जो नॉन पोलर में होगा वो डेवलप जो होगा वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, किसमें, नॉन पोलर में। तो नॉन पोलर में वो इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और जबकि पोलर की बात करें, जब हम इनको सारों को रखते हैं तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इनके पास सेंटर होता है पहले से ही, तो ये नेट डाइपोल मोमेंट अपना रखते हैं, एक तरीके से परमानेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली पोलराइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। देखते हैं ज़रा इसको और आगे डिटेल में हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं आखिर होता क्या है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे ये नॉन पोलर के केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के केस में, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया, तो ये कुछ इस तरीके से अलाइन है, ये इस तरीके से अलाइन है, तो ये सारे के सारे ऐसे ही रैंडमली पड़े हुए हैं। बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, तो ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं नॉन पोलर की बात करें तो, ठीक है। अगर हम पोलर की बात करें तो पोलर के केस में भी हम देखेंगे तो पोलर का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि पोलर जो होते हैं वो पहले से ही थोड़े से फ्लैटन होते हैं, यानी कि वो पहले से ही कैप्सूल की फॉर्म में होते हैं। बट हाँ, वो रैंडमली पड़े होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बट धीरे धीरे क्या होता है कि जब उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो वो अपना जो अलाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं।
तो ये रैंडमली पड़े हुए हैं अभी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो वो अलाइन कर जाएंगे। देखेंगे जरा नीचे वाला डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा, इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, आखिर ये है क्या। तो इसमें हम देखते हैं कि ये डायग्राम हमको क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था तो हमारे सभी रैंडमली पड़े हुए थे, इनका कोई भी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था। बट जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हमने इसको अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड होने से ये प्रॉपरली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो गए, और जिधर नेगेटिव था उधर पॉजिटिव, और जिधर पॉजिटिव था उधर नेगेटिव हो गया। तो ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर पोलराइज्ड हो गए, और इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, इस फेनोमेना को कहते हैं पोलराइजेशन। अब इसी पोलराइजेशन की वजह से ये जो पोलर से पोलर मिल गए, इसी पोलराइजेशन की वजह से हमारा क्या होता है यहाँ पर कि एक डेफिनेशन बनती है। वो डेफिनेशन पोलराइजेशन की भी बनती है और डेफिनेशन पोलराइजेशन डेंसिटी की बनती है। तो हम ज़रा कंसंट्रेट करेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी पर, क्योंकि ये हमारे लिए एक नया कांस्टेंट टर्म देगी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखेंगे इसमें, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें P से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसा कि आप देख भी रहे हैं ऊपर वाले डायग्राम में, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसी हिसाब से ये अलाइन भी हो रहे हैं। तो इनका अलाइनमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। और अगर हम इसको इक्वल फॉर्म में लेना चाहें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है जिसे हम ची कहते हैं। वो ची जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो यहाँ पर बिहेव करता है एज ए कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वो यहाँ पर बिहेव करता है एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उसका यहाँ पर एक स्पेशल नाम आता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको, इस कांस्टेंट को कहते हैं, इस कांस्टेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी तो ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है किससे रिप्रेजेंट होती है, ये ची से रिप्रेजेंट होती है। सिंबल का नाम जो है बेसिकली वो है ची, CHI। ठीक है ना, CHI इसका नाम है ची। तो इसे ची से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका सिंबल जो कहला जाता है वो होता है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी यहाँ पर निकल के आएगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगी। डेफिनेशन कैसे बनेगी इसको एक बार और सुन लेते हैं, नोट कर लेते हैं। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। इसका सिंबल जो है बेसिकली वो P होता है। तो ये हमारी पोलराइजेशन डेंसिटी हो जाती है। अगर हम इसमें और आगे डिस्कस देखते हैं जरा, नेक्स्ट डायग्राम हमारा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसमें फेनोमेना आ रहा है। हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए होता क्या है इसमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो जो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या, E0। विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E0। लेकिन डाइलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने से डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इंड्यूस्ड क्या आ जाता है, इसके अंदर भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, जिसको पोलराइजेशन फॉर्म है। और यहाँ पर जो ये वैक्यूम स्पेस होता है उसमें प्रेजेंट होता है हमारा ये E0 जो इनिशियली होता है। तो E0 यानी जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला जो रीजन है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक यानी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक कह रहे हैं, वो हमें देता है नेट, या बोले तो हमारा जो इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है या रिजल्टेंट जो है वो ये होता है। बट हाँ एक बात और ध्यान रखने की है, ये E कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो इनिशियल वो इंड्यूस्ड EMF के बराबर हो जाए। तो ये हमें कुछ बातें ध्यान रख कर चलनी है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन भी है कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफरेंस होगा, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के, उसका जो इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक कहते हैं जिसको, उसका जो होगा वो ये होगा। हम इसमें माइनस इसलिए ले रहे हैं कि ये जो इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। ठीक है ना,
तो इंड्यूस डाइलेक्ट्रिक जो होगा वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, और जो हमारा एक्चुअल में जो पुराना वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इस वजह से हम इसमें बीच में माइनस ले रहे हैं, और जो हमारा नेट निकल के आ रहा है वो हमारा यहाँ पर ई से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक को हम रीडिफाइन भी कर सकते हैं। देखते हैं इस वाले डायग्राम को, ये फाइनल हमारा समेशन है कि भाई हमारा होता क्या है। तो आप देखेंगे इसमें जो रेड कलर की लाइंस हैं वो शो कर रही हैं क्या है हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इवन इसमें जो येलो येलो कलर के जो सर्किल्स हैं, जो बबल्स हैं, वो हमारा शो कर रहे हैं कि वो पोलराइज हो गया है, डाइलेक्ट्रिक हो गया है। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक को रीडिफाइन करें, रीडिफाइन करने से मतलब हमने इसको चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा है, किसको, इसी टॉपिक को हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा है। वहाँ पर हमने फोर्स की टर्म में पढ़ा था इसको, डाइलेक्ट्रिक टर्म की। यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में पढ़ रहे हैं, तो इसकी रीडिफाइन करते हैं किसको, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक रीडिफाइन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हमारा वो रीडिफाइन हो रहा है। कैसे, एक बार हम पहले भी कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में कॉलम्स लॉ की मदद से, और एक बार हम अब करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो होगा वो होगा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नॉट है डिवाइड बाय जो हमारा नेट बनकर आ रहा है या रिजल्ट निकल कर आ रहा है उससे। इट इज़ द रेशियो ऑफ यू कैन से दैट रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है उसका आएगा। तो इसको बेसिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें तो भी हमारा एक फॉर्मूला बनकर आ जाता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय के। ये भी हमारा एक फॉर्मूला बनकर आ जाता है। तो ये तो था सब डाइलेक्ट्रिक के बारे में। इसको हम जनरली के से ही डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली इफ़ेक्ट डालता है कई तरीके से। आने वाले डेरिवेशन में हम देखेंगे कि जो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिखाता है। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला बनकर आया था, हमने जो प्रीवियस सेशन में करा था, C इज इक्वल टू क्या था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D जो था, उसमें जब अब हम अभी ड्राइव करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो यहाँ पर K आ जाएगा। यानी कि जो C है कैपेसिटेंस को वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, कौन, हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि डायरेक्टली उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि डाइलेक्ट्रिक फिल कर देने से, क्योंकि एक तो आएगा फुली फिल्ड और एक आएगा पार्शली फिल्ड, तो दोनों ही केस को हम एनालाइज करेंगे। दोनों केस में जो सी आएगा वो हमारा डायरेक्ट रिलेशन रखता हुआ, और बाकी को पुराने वाला जो कांस्टेंट टर्म आएगा उससे आएगा, तो हमारा सी इज इक्वल टू के सी नॉट का एक रिलेशन बनेगा अपकमिंग टॉपिक्स में। तो ये सेशन लंबा ज़रूर था, बट ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।